हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज है 17 नवंबर और 17 नवंबर से जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगी वो हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या ज्ञानकोश नाम से ही टेलीग्राम चैनल है और ज्ञानकोश नाम से ही फेसबुक पेज है। आप लोग वहां से भी इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। बात करते हैं पहले प्रश्न की। सबसे पहले तो बात करेंगे कि राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया जाता है। तो आज ही के दिन 17 नवंबर को ही राष्ट्रीय मिर्गी दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात करें कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 2015 में। 2015 से ही 17 नवंबर को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात करते हैं कि जो राष्ट्रीय मिर्गी दिवस है इसका एक और नाम है, इसे अपसमार दिवस के रूप में भी जाना जाता है। इसे अपसमार दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो इस बात को भी आपने पढ़ना है कि राष्ट्रीय मिर्गी दिवस आए या अपसमार दिवस आए, दोनों का एक ही अर्थ है। ठीक है, अब बात करते हैं कि मिर्गी के आने के मुख्य कारण क्या क्या है। बहुत बार ऐसा होता है कि मस्तिष्क में क्षति पहुंचती है, चोट लग जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस कारण से भी मस्तिष्क में नुकसान होने के कारण मिर्गी आने लगती है। ये एक जन्मजात असामान्यता भी है कि जन्म से भी ये मनुष्य में पाई जा सकती है। कई बार ऐसा होता है कि मस्तिष्क में संक्रमण फैल जाता है, जिस संक्रमण के कारण मिर्गी आने लगती है। ब्रेन ट्यूमर और दिमागी बुखार भी मिर्गी आने के प्रमुख कारण है। तो मिर्गी के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो आज के दिन 17 नवंबर को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये जानकारी हमने पहले प्रश्न से पढ़ी है, क्योंकि दिवस के प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं, इसलिए जो भी दिवस होता है मैं आपको हर दिन बता देता हूं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ब्रिक्स समूह के विज्ञान और प्रौद्योगिकी और नवाचार मंत्री स्तरीय की 8वीं बैठक का आयोजन किया गया। तो अगर हम बात करें कि सबसे पहले तो प्रश्न यहीं से क्लियर हुआ कि ये कौन सी बैठक है। ये 8वीं बैठक, 8वां सम्मेलन है। तो ये 8वां जो सम्मेलन है ब्रिक्स समूह का, इसकी अध्यक्षता किसने करी है, तो इसकी अध्यक्षता करी है रूस देश ने। इस वर्ष 2020 में इसकी अध्यक्षता करी है रूस ने। बात करें कि भारत का प्रतिनिधित्व इसमें किसने किया, तो भारतीय केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह द्वारा इसका भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया गया है। अब देखिए, बहुत बार प्रश्न ये पूछते हैं कि ब्रिक्स समूह में कौन कौन से देश है। तो सबसे पहले तो इसके नाम से पढ़िएगा, ब्रिक्स, BRICS। बी से ब्राजील, आर से रूस, आई से इंडिया, सी से चीन और एस से साउथ अफ्रीका। पहले इसकी जब स्थापना करी गई थी 2009 में, तो 2009 में इसकी स्थापना के समय में इसका नाम ब्रिक्स नहीं था, बल्कि इसका नाम था ब्रिक। उसके बाद 2010 में जब साउथ अफ्रीका देश जुड़ा है, तो उसके पश्चात इसका नाम ब्रिक के स्थान पर ब्रिक्स कर दिया गया था। तो 5 देशों का समूह है। हर देश का पहला पहला जो अक्षर है वो इनमें शामिल किया गया है। बी ब्राजील, आर रूस, आई इंडिया, सी चीन, एस साउथ अफ्रीका, जिसकी स्थापना 2009 में की गई थी। तो ये इस प्रकार से आपने इस प्रश्न को क्लियर करना है। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में आपका ब्रिक्स की फुल फॉर्म भी आ सकती है या कौन कौन से देश शामिल है, ये बात भी पूछी जा सकती है। तो इसको क्लियर कर लीजिएगा और प्रश्न को आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। QRSAM सिस्टम मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। देखिएगा, अब एक मिसाइल बनाई गई है जो कि जमीन से वायु में वार करती है। इस मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया, इसका 7वीं बार सफल परीक्षण किया गया है। कहां से किया गया है, क्योंकि बहुत बार यह भी पूछा जा सकता है कि कहां से इसका परीक्षण हुआ। तो इस सिस्टम मिसाइल का परीक्षण किया गया है ओडिशा राज्य के बालासोर तट से। ओडिशा के बालासोर तट से इसका सफल परीक्षण किया गया है। बात करें कि इसे निर्मित किसने किया है, इसे विकसित किसने किया है, तो इसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और भारत डायनामिक्स लिमिटेड दोनों के सहयोग से
डीआरडीओ ने इसे विकसित किया है। अब देखिए यहां लिखा है QRSAM, तो हम इस QRSAM की फुल फॉर्म भी पढ़ते हैं। यहां तो हमने शॉर्ट फॉर्म पढ़ी थी, लेकिन अब हम पढ़ते हैं इसकी फुल फॉर्म की तरफ। तो इसकी फुल फॉर्म है क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, यानी कि जमीन से वायु में मार करने वाली, जल्दी से मार करने वाली मिसाइल। बात करते हैं कि जो मिसाइल है ये धरती से विमान पर सीधा प्रहार कर सकती है, तो ये इसकी क्षमताएं रखती है। उसके बाद है अगला प्रश्न। चलिए बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर में स्थानीय निकाय चुनाव के लिए भाजपा पार्टी ने अपना चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है। तो भाजपा पार्टी ने यानी कि बीजेपी पार्टी ने अब जम्मू कश्मीर में स्थानीय निकाय चुनावों के लिए अपना चुनाव प्रभारी किसे नियुक्त किया गया? तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को अब जम्मू कश्मीर में जो स्थानीय चुनाव होंगे उनमें बीजेपी चुनाव का प्रभारी नियुक्त किया गया है। अब बात करें कि जिला विकास परिषद के इनके चुनाव कब होंगे, तो इनके चुनाव जो है वो कितने चरणों में होंगे, पहले ये बात करते हैं। तो इसके चुनाव होंगे 8 चरणों में। अब बात करते हैं कब से कब तक होंगे, तो ये इसी महीने के अंत में यानी कि 28 नवंबर से 19 दिसंबर के बीच 8 चरणों में ये चुनाव आयोजित किए जाएंगे। अब देखिएगा, वे भारत के भाजपा पार्टी के चुनाव प्रभारी नियुक्त किए, लेकिन भाजपा पार्टी के बारे में एक दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम पढ़ते हैं बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, या भाजपा कहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ही उसकी फुल फॉर्म होगी। यहां से दो प्रश्न है कि वर्तमान में बीजेपी पार्टी के अध्यक्ष कौन है? तो जेपी नड्डा अर्थात जगत प्रकाश नड्डा जो हैं वे वर्तमान में बीजेपी के अध्यक्ष हैं। और दूसरी बात यह है कि बीजेपी की स्थापना कब हुई थी? तो अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी LK आडवाणी की अध्यक्षता में इसकी 6 अप्रैल 1980 में स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ये बात हुई है या इस प्रश्न से। उसके बाद अगला प्रश्न, रामसर आर्द्र भूमि में 2 नए स्थल जोड़े गए हैं। देखिएगा, रामसर आर्द्र भूमि जो है इसमें जब भी कोई नया स्थल जोड़ा जाता है तो मैं आपको बताता रहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही एग्जाम में पूछे जाने लायक इंपॉर्टेंट बात है। तो 2 अब नए जो स्थल जोड़े गए हैं, पहला तो है महाराष्ट्र की लोनार झील, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। दूसरी है आगरा की सुर सरोवर को कीठम झील के नाम से भी जाना जाता है। अब इन दोनों स्थलों को रामसर आर्द्र भूमि में जोड़ा गया है। बात करते हैं रामसर साइट या रामसर आर्द्र भूमि जो है ये यूनेस्को द्वारा 1971 में स्थापित की गई एक अंतर सरकारी पर्यावरण संधि है, जो कब से लागू हुई थी? तो 1975 से लागू हुई थी। इसकी स्थापना 1971 में की गई थी, 71 में, लेकिन ये लागू हुई थी 4 वर्ष पश्चात 1975 से ये लागू की गई थी। अब मैं बार बार जब भी रामसर क्षेत्र के बारे में बताता हूं तो मैं आपको पूरी जानकारी देता हूं। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निर्बीज ककड़ी की पहली बिनाई की गई है। तो निर्बीज ककड़ी अर्थात उस ककड़ी में बीज नहीं होंगे, बिना बीज की ककड़ी की देश में पहली बिनाई की गई है। तो कहां पर की गई है? ये की गई है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर आपको पता है वर्तमान में जम्मू कश्मीर राज्य नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में निर्बीज ककड़ी की पहली बिनाई की गई है। बात करते हैं कि ये किस योजना के तहत की गई है? तो ये की गई है सब्जी सुधार योजना के तहत। जो निर्बीज ककड़ी की पहली बिनाई की गई है वो सब्जी सुधार योजना के तहत किया गया है। और कहां पर किया गया है? तो जम्मू कश्मीर के कृषि भवन में संरक्षित खेती के तहत इसे उगाया गया है। अब बात करते हैं कि ये जो ककड़ी है इसमें निर्बीज है, बीज नहीं है। दूसरी बात यह है कि इसे छीलने की भी आवश्यकता नहीं होती है। और जो मुख्य बात है वो ये है कि इसमें विटामिन
ए, बी, सी और ऑक्सीजीकरण इसमें शामिल है, ये सक्षम होती है ये सब कार्य करने में, ठीक है। तो विटामिन ए, बी, सी तीनों की उपलब्धता भी इस ककड़ी में पाई जाती है। उसके बाद अगला प्रश्न, स्टैच्यू ऑफ पीस। स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया गया, एक प्रतिमा है, एक मूर्ति है जिसका नाम रखा गया है स्टैच्यू ऑफ पीस। इसका अनावरण किया गया है, तो इसका अनावरण किसके द्वारा किया गया है? 16 नवंबर को भारत देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्टैच्यू ऑफ पीस का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा अनावरण किया गया है। बात करते हैं कि ये कहां पर इसका अनावरण किया गया, तो इसका अनावरण राजस्थान के विजय वल्लभ साधना केंद्र जैतपुरा में किया गया है। राजस्थान के विजय वल्लभ साधना केंद्र जैतपुरा में इसका अनावरण किया गया है। बात करते हैं कि ये जो प्रतिमा है ये 151 इंच ऊंची है, मात्र 151 इंच की है। अष्ट धातु प्रतिमा है, ये 8 धातुओं से मिलकर के ये प्रतिमा बनी है, लेकिन 8 धातुओं में जो प्रमुख घटक है वो है तांबा। ये प्रतिमा जैन आचार्य श्री विजय वल्लभ सूरीश्वर महाराज की 151वीं जयंती की स्मृति में ये अनावरण की गई है। देखिएगा पूरी जानकारी, हर लाइन में आपको एक नई चीज जानने को मिलेगी, नया प्रश्न निकल के आएगा। इसी प्रकार से आपने करंट अफेयर को पढ़ना है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि चंद्रावती देवी का निधन। चंद्रावती देवी जो थी वो कौन थी? बात करते हैं कि वो 1977 में हरियाणा की पहली महिला सांसद और विधायक बनी थी। उसके बाद बात करते हैं कि उन्होंने 1977 में भिवानी हरियाणा निर्वाचन क्षेत्र से चौधरी बंसीलाल को हराया था, और चौधरी बंसीलाल जो थे वो भारत में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके थे, वे हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे, और उनको उन्होंने भिवानी क्षेत्र से हराया था। और जो भिवानी क्षेत्र था वो मुख्य रूप से चौधरी बंसीलाल का क्षेत्र माना जाता था। उसके बाद जो चंद्रावती देवी थी वे पुदुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर भी रह चुकी थी। तो ये जानकारियां हमें यहां से मिली। उसके बाद है अगला प्रश्न कि वयोवृद्ध बंगाली अभिनेता सौमित्र चटर्जी का निधन। सौमित्र चटर्जी है, बंगाली अभिनेता थे, अब उनका निधन हुआ है। बात करते हैं कि उन्होंने 1999 में उन्हें फ्रांस के सर्वोच्च पुरस्कार ऑर्डरे डेस आर्ट्स इट डेस लेटर्स से सम्मानित किया गया था। ये जो सम्मान है ये फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार है, और इस पुरस्कार को पाने वाले पहले भारतीय भी कौन बने थे? इसे पाने वाले पहले भारतीय भी सौमित्र चटर्जी या सौमित्र चट्टोपाध्याय बने थे। 2004 में उन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया, और 2012 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है ये भारत में फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। ये बातें मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं। अगला प्रश्न है कि स्कूल का हिस्सा बना वंदे उत्कल जननी गीत। देखिएगा पहले तो बात करते हैं कि ये जो वंदे उत्कल जननी गीत है ये क्या है? ये ओडिशा राज्य का राज्य गीत है। जैसे हमारा राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गान है, ऐसे ही राज्य यानी कि स्टेट सॉन्ग जो है वो है वंदे उत्कल जननी। कक्षा 9 और 10 के लिए ये पाठ्यक्रम में जोड़ दिया गया है कि जो कक्षा 9 और 10 के छात्र रहेंगे वो इस गीत को अपने पाठ्यक्रम में भी पढ़ेंगे। बात करें कि ये जो वंदे उत्कल जननी है ये लिखा किसने है, तो इसे लिखा गया है लक्ष्मीकांता महापात्र के द्वारा। और मैंने इससे पहले भी वीडियोस में लगातार बताता रहता हूं। जब 7 जून की वीडियो पढ़ाई थी आपको तो मैंने बताया था कि 7 जून को ही ये जो गीत है ये राज्य गीत भी जोड़ा गया था, यानी कि इसे 7 जून को इस गीत को राज्य गीत का दर्जा भी प्रदान किया गया था। उसके बाद है आज का अंतिम प्रश्न, लुइस हैमिल्टन ने शूमाकर के रिकॉर्ड की बराबरी की। देखिएगा लुइस हैमिल्टन ने अब विश्व खिताब फॉर्मूला 1 रेस में विश्व खिताब जीत करके माइकल शूमाकर के खिताब की बराबरी कर ली। उन्होंने अब
तुर्की ग्रैंड प्रिक्स के रूप में अपना 7वां फॉर्मूला 1 विश्व खिताब जीता है। इस जीत के साथ ही जर्मन रेसर जो है माइकल शूमाकर, उनके रिकॉर्ड की बराबरी की, क्योंकि माइकल शूमाकर ने भी 7 ही फॉर्मूला 1 विश्व खिताब जीते हैं। बात करते हैं कि अब तक मर्सिडीज के 6 खिताब जीत चुके हैं मर्सिडीज के साथ, क्योंकि मैं बता चुका हूं बार बार, लुइस हैमिल्टन जो है वे मर्सिडीज कंपनी के ड्राइवर है और मर्सिडीज के साथ ये उनका 6ठा खिताब है। बात करें पहले खिताब की, तो पहला खिताब उन्होंने 2008 में जीता था। किस कंपनी के साथ? तो मैकलोरेन कंपनी के साथ। मैकलोरेन कंपनी के साथ उन्होंने 2008 में पहला खिताब जीता था, लेकिन उसके बाद से वो मर्सिडीज कंपनी के साथ जुड़े और मर्सिडीज के साथ ये उनका 6ठा खिताब है। उसके बाद बात करते हैं कि उनके कैरियर की ये 94वीं ट्रॉफी है। कैरियर की 94वीं ट्रॉफी है। इस प्रकार से आज की वीडियो हमने पढ़ी है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो आप लोग ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको डेली वीडियोस मिलते रहे। इसका पीडीएफ ज्ञानकोश टेलीग्राम चैनल या ज्ञानकोश फेसबुक पेज पर मिल जाएगा, या ज्ञानकोश टेलीग्राम चैनल न ज्ञान इसी यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।